तो ये बात है 1887 की, जब यामाहा कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई और इस कंपनी के फाउंडर थे टोराकोशु यामाहा। और अपने करियर की शुरुआती दिनों में यामाहा कंपनी सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती थी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते बनाते ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी। और फिर लगभग 70 साल बाद यामाहा कंपनी ने अपनी पहली मोटो कंपनी शुरुआत की और इस मोटो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1955 में। और इस कंपनी के फाउंडर थे गेनिची कावाकामी। और ये हमेशा एक बात कहा करते थे कि अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो तो उसमें अपना पूरा बेस्ट दो। और यामाहा मोटो कंपनी के शुरुआती दिनों में जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी वो सभी गाइस की थी गेनिची कावाकामी ने। और स्टार्टिंग के दिनों में गेनिची कावाकामी ने यूरोप और यूएस की कई सारी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में विजिट किया और वहां से आइडिया लिया कि आगे जाके उनको कैसा काम करना है। और फिर 1955 में कुछ महीनों बाद गेनिची ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर उसी साल यामाहा मोटर ने अपनी पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हामाकीटा में शुरू किया और उस फैक्ट्री का नाम रखा निप्पॉन गक्की फैक्ट्री। और फिर उसी साल 1 जुलाई 1955 को फैक्ट्री को गाइस चालू कर दिया और इस फैक्ट्री में लगभग 270 के आसपास वर्कर को हायर किया। और सिर्फ जुलाई के मंथ में यामाहा मोटर ने अपनी पहली बाइक की 200 से ऊपर यूनिट को मैन्युफैक्चर किया। और जो सबसे पहली बाइक यामाहा ने बनाई थी उस बाइक का नाम था YA1, जो कि गाइस उस समय की काफी ज्यादा फेमस बाइक थी। और गेनिची कावाकामी इस बाइक को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और फिर उन्होंने इस बाइक को माउंट फिजी रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया। और गाइस सरप्राइजिंगली ये बाइक वो कंपटीशन जीत भी गई। और फिर गाइस यहाँ पर यामाहा मोटर रुके नहीं, उन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिनमें से गाइस कुछ कंपटीशन में वो जीत गई और कुछ कंपटीशन में यामाहा हार गई। फिर 1957 के बाद यामाहा मोटर्स ने अपनी YA2 को लॉन्च किया, जो कि YA1 का न्यू जनरेशन मॉडल था। यहाँ पर आपको YA2 में काफी बढ़िया सस्पेंशन सेटअप कंपनी ने प्रोवाइड किया था। इसके अलावा जो YA2 का फ्रेम था वो भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और YA2 भी YA1 की तरह काफी ज्यादा सक्सेसफुल बाइक रही। और फिर इस बाइक के लॉन्च के बाद यामाहा ने एक और बाइक का लॉन्च किया जिसका नाम था YO1। और यहाँ पर ये बाइक आती थी 250cc ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ। यहाँ पर ये जो बाइक थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी और देखते देखते इस बाइक ने यामाहा का पूरे वर्ल्ड में नाम बना दिया। और यहाँ पर जो YO1 थी वो यामाहा की काफी ज्यादा सक्सेसफुल बाइक रही उस टाइम की। और फिर 1960 में यामाहा ने ह्यूज रिकॉर्ड बनाए इन टर्म्स ऑफ सेल। और फिर गाइस यामाहा ने अपनी बहुत सारी 350 और 650cc की सुपर बाइक्स को बहुत सारी कंट्री में लॉन्च किया। और फिर देखते देखते यामाहा कॉर्पोरेशन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। और फिर फाइनली 1985 में यामाहा मोटर्स ने इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री मारी। और इंडियन मार्केट में यामाहा मोटर का सफर इतना आसान नहीं रहा और कंपनी के जीवन काल में कंपनी को बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। और यामाहा एक ऐसी कंपनी थी इंडियन मार्केट के अंदर जिसको आज तक किसी भी कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया। और यामाहा कंपनी आज जो भी है वो अपने दम पर है। तो चलिए गाइस आज हम बात करते हैं कि कैसा रहा यामाहा का इंडिया के अंदर सफर। तो गाइस अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो गाइस मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई। तो यामाहा ने RX100 मोटरसाइकिल के साथ इंडियन मार्केट में शुरुआत की और RX100 ने ही यामाहा को इंडियन मार्केट में पहचान दिलाई। यहाँ पर जो RX100 थी वो 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आती थी और ये उस समय की सबसे फास्टेस्ट बाइक में से एक थी जो कि इंडियन मार्केट में सेल होती थी। और आज के समय में भी RX100 को इंडियन मार्केट का किंग कहा जाता है। और फिर समय के साथ साथ यामाहा ने अपनी कई बाइक्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, जिनमें से थी यामाहा RXG, यामाहा RX135, यामाहा RXZ और यामाहा क्रक्स। और इन सभी बाइक्स ने इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन राइडिंग कल्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर सन 2000 में यामाहा ने RX100 और ऐसी कई बाइक्स जिनमें 2 स्ट्रोक इंजन आता था उनको यामाहा ने पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि सन 2000 आते आते जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी 2 स्ट्रोक इंजन को लेकर, क्योंकि ये जो इंजन थे वो काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट करते थे। इसके अलावा ये इंजन इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा पॉल्यूट भी करते थे। तो गाइस यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 2 स्ट्रोक इंजन बंद कर दिए और सारी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑर्डर पास कर दिए कि वो अब मार्केट में सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन बाइक्स को ही सेल करें। और फिर 2001 में यामाहा मोटर इंडिया की जो पूरी सब्सिडियरी थी वो चलेगी जापान के पास, यानी कि गाइस यामाहा मोटर इंडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा जापान का। और फिर 2001 से लेके 2006 के बीच में यामाहा ने अपनी कई सारी बाइक्स को लॉन्च किया, जिनमें से थी यामाहा एंटाइसर, यामाहा फेजर, यामाहा
लेबेरो, यामा ग्लैडिएटर और ऐसी कई सारी बाइक्स थी। और गाइस यामा हमेशा से ही इंडिया की यंग ऑडियंस को टारगेट करता रहा है और यहाँ पर गाइस यंग ऑडियंस की वजह से यामा आज की डेट में इंडियन मार्केट के अंदर छठी सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और फिर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यामा के करियर में तब आया जब यामा ने 2008 में अपनी यामा R15 वर्जन 1 को और यामा FZ वर्जन 1 को लॉन्च किया। और यहाँ पर गाइस ये वाली जो दोनों बाइक्स थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी और इंडिया में यामा R15 वर्जन 1 और FZ को लॉन्च करके यामा ने पूरी गेम को ही पलट दिया और इंडिया में R15 और FZ जैसी बाइक यंगस्टर को काफी ज्यादा पसंद आई और इन दोनों ही बाइक्स में कई सालों तक इन टर्म्स ऑफ सेल यामा को काफी बढ़िया तरक्की दी। फिर गाइस 2012 में यामा ने स्कूटर सेगमेंट में एक अपनी नई स्कूटर को लॉन्च किया जिसका नाम था रेजेड और यामा रेजेड ने भी इंडियन मार्केट में काफी बढ़िया परफॉर्म किया। और फिर इंडियन मार्केट में स्कूटर का बढ़ता हुआ ट्रेंड देख के यामा ने भी अपनी कई सारे स्कूटर को लॉन्च किया जिसमें से थी यामा फैसिनो, यामा स्पोर्टी रेजेड जो कि गाइस RZ का एक नया वर्जन था। और फिर 2011 में यामा ने अपनी R15 का वर्जन 2 को लॉन्च किया जो कि गाइस पहले से काफी ज्यादा एडवांस थी। और इसके अलावा यामा R15 वर्जन 2 की जो लुक थी गाइस वो काफी बढ़िया थी और R15 वर्जन 1 से लोगों ने R15 वर्जन 2 को काफी ज्यादा पसंद किया। और R15 वर्जन 2 को लॉन्च करने के बाद गाइस फिर 2014 में यामा ने अपनी FZ का भी वर्जन 2 लॉन्च किया। और फिर गाइस जो यामा R15 वर्जन 2 थी और FZ वर्जन 2 थी वो इंडियन मार्केट में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी कि फिर यामा ने और किसी बाइक पे फोकस नहीं किया, वो सिर्फ गाइस फोकस करती रही अपनी R15 वर्जन 2 और FZ वर्जन 2 की तरफ। और फिर फाइनली 2019 में यामा ने अपनी R15 वर्जन 3 को लॉन्च किया जो कि गाइस इंडियन मार्केट में अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही। और यहाँ पर जो R15 वर्जन 3 थी वो काफी सारे एडवांस फीचर के साथ आ रही थी। और यहाँ पर गाइस आपको इस बाइक के अंदर VVA, स्लीपर क्लच, फुली डिजिटल कंसोल और आपको उस बाइक के अंदर काफी सारे फीचर कंपनी ने प्रोवाइड करे थे जिससे गाइस ये वाली बाइक काफी ज्यादा एडवांस बन चुकी थी। और अगर बात करें इस बाइक की लुक्स के बारे में तो यहाँ पर इस बाइक की जो लुक्स है उसका तो यार कोई भी जवाब ही नहीं है क्योंकि जो उस बाइक की लुक्स थी वो उस समय की सबसे बढ़िया बाइक्स की लुक्स में से एक थी। और यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर भले ही R15 वर्जन 4 लॉन्च हो गई हो बट अभी भी बहुत सारे लोगों को R15 वर्जन 3 पसंद आती है। और यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर R15 वर्जन 3 की सीधा टक्कर थी बजाज पल्सर RS 200 से। और फिर R15 वर्जन 3 के सक्सेस के बाद यामा ने अपनी FZ वर्जन 3 को लॉन्च किया जो गाइस अब तक की FZ सीरीज की काफी एडवांस बाइक थी। और कहने को तो गाइस ये 150cc की बाइक थी बट यहाँ पर जो इस बाइक की लुक्स थी वो काफी बल्कि थी और इंडियन मार्केट में लोगों ने इस बाइक को भी काफी ज्यादा प्यार दिया। और फिर FZ वर्जन 3 के बाद यामा ने अपनी MT15 को लॉन्च किया इंडियन मार्केट के अंदर। और यहाँ पर MT15 बेस थी R15 वर्जन 3 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इस बाइक को लॉन्च करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि बहुत सारे लोग R15 वर्जन 3 के सिटिंग पोस्टर को लेकर काफी ज्यादा कंप्लेंट करते थे तो गाइस यामा ने फिर इंडियन मार्केट के अंदर MT15 को लॉन्च कर दिया। और यहाँ पर गाइस इन टर्म्स ऑफ लुक ये बाइक काफी बढ़िया थी और इंडियन मार्केट के अंदर MT15 भी यामा के लिए गेम चेंजर साबित हुई। और आने वाले समय में गाइस इस बाइक ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और फिर MT15 के बाद यामा ने FZX को लॉन्च किया जो कि एक कैफे रेसर बाइक थी। यहाँ पर ये वाली जो बाइक थी वो बिल्ट हुई थी यामा FZ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और फिर FZX के बाद यामा ने 2021 में अपनी R15 वर्जन 4 को लॉन्च किया और इस बाइक की जो लुक्स थी वो इंस्पायर्ड थी यामा R7 से। और यहाँ पर गाइस इन टर्म्स ऑफ लुक R15 वर्जन 4 जैसे मार्केट में आज तक कोई भी बाइक नहीं है। यहाँ पर गाइस लोगों ने पसंद किया इस बाइक की लुक्स को। और यहाँ पर ये कहना सही होगा कि इन टर्म्स ऑफ लुक ये वाली बाइक इंडियन मार्केट के अंदर नंबर 1 बाइक है। और यहाँ पर ये वाली बाइक आपको लगभग 2 लाख के आसपास पड़ती है, वो भी ओनर्ड प्राइस पे। और फिर गाइस अप्रैल 2022 में यामा ने अपनी MT15 के वर्जन 2 को लॉन्च किया जिसमें गाइस कंपनी ने इस बाइक को थोड़े बहुत हार्डवेयर चेंज करके मार्केट में उतारा। और अभी गाइस यामा वर्क कर रहा है अपनी अपकमिंग EV स्कूटर के ऊपर जो कि बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और आज के समय में यामा इंडिया की 6ठी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और आज के समय में यामा के इंडिया के अंदर 3 बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो कि पहला प्लांट है सूरजपुर के अंदर जो कि यूपी में है, सेकंड प्लांट है फरीदाबाद के अंदर जो कि हरियाणा में है और थर्ड प्लांट है कांचीपुरम में जो कि तमिलनाडु में है। और गाइस अगर आप यामा की कोई भी बाइक यूज करते हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यामा के साथ, प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आप किसी और बाइक की स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए वो स्टोरी तुरंत ही सुना दूंगा। तो चलिए गाइस आपसे बहुत ही जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।